वेलकम स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर तक हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम देख रहे थे और वो आधा ही हुआ था। तो अगर हम कार्ड पर यहाँ पर अगर वर्टिकली देखते हैं तो इक्विलिब्रियम है कार्ड पर, सो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 रहेगा। इस वजह से अपवर्ड फोर्स बैलेंस करेगा कार्ड के डाउनवर्ड फोर्स को, लेकिन हॉरिजॉन्टली ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। सो समेशन ऑफ एफ एक्स अगर हम करते हैं कार्ड के लिए, ओके, दिस इज फॉर कार्ड। सो फॉर कार्ड के लिए अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो हॉरिजॉन्टली देखिएगा, आपको पता होगा टी टेंशन एक्ट हो रहा है, जो ये हॉर्स इस कार्ड पर एक्सर्ट कर रहा है, तो टी बड़ा रहेगा, इसी वजह से उसी डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है। तो टी माइनस अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा स्मॉल एफ, ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ओके। और नीचे अगर हम देखते हैं तो मास ऑफ कार्ड रहेगा एम सी, इज इट ओके। तो ऐसा ये बीट आने वाला है, ये फॉर्मूला आपको देगा एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल कंडीशन, ओके। तो ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ कार्ट, और ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ हॉर्स, ओके। दोनों तरफ टी का वैल्यू सेम रहेगा, ओके। तो दोनों को हमें अब इक्वेट करना है। तो अगर हम कंबाइन एफबीडी अगर निकालते हैं इस पूरे सिस्टम का, ओके, पूरा अगर सिस्टम का मतलब कार्ट का एक्सेलरेशन निकालना है तो ये फॉर्मूला रहेगा, हॉर्स का अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो ये फॉर्मूला रहेगा। लेकिन इस पूरे कंबाइंड सिस्टम का हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम ये जो होता है, ये हम कंबाइनली एज्यूम करते हैं। तो बताओ मुझे, रिजल्टेंट फॉरवर्ड फोर्स कितना है? रिजल्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है बताओ? इस हॉर्स के ऊपर रिजल्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगने वाला है बताओ? इस पूरे सिस्टम के बारे में हम कंबाइनली बात कर रहे हैं। जब हम पूरे सिस्टम का कंबाइनली बीडी लगाते हैं, ओके, तो एफ एच माइनस एफ रहेगा, राइट आंसर है, ओके। यही चाहिए था कि रिजल्टेंट फॉरवर्ड फोर्स एफ एच है और रिजल्टेंट बैकवर्ड फोर्स सिर्फ फ्रिक्शन है, ओके। मतलब बीच वाले फोर्स सभी निगलेक्ट कर दो, ओके। टेंशन टी को हमें निगलेक्ट कर देना है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो आप, निगलेक्ट मतलब सिर्फ हम जो एंड फोर्सेस है उनको कंसीडर कर रहे हैं। तो एफ एच फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स है और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स स्मॉल एफ है जो फ्रिक्शन है। इस वजह से इसका एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे, ओके, पूरे सिस्टम का, ओके, तो फॉर कंबाइंड सिस्टम, फॉर हॉर्स कार्ट सिस्टम, अगर हम समेशन ऑफ फॉर हॉर्स कार्ट सिस्टम अगर हम समेशन ऑफ एफ एक्स करते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एफ एक्स, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? आप देखिएगा, रिजल्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एफ एच रहेगा, उसको अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्ट प्लस मास ऑफ हॉर्स रहेगा। तो ये रहेगा टोटल मास। तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास अगर हम करेंगे तो फिर हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिल जाएगा इस सिस्टम का। बस इतना ही आपको निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। टेंशन टी आया है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ओके, एक्सेलरेशन का। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये निकालना है तो ये फॉर्मूला। तो ऐसा बिट आपको पूछा जा सकता है हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम में, ओके। तो इतना ही बिट रहेगा, इज इट ओके? समझ में आ गया ये सेक्शन हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम? यस, टेल मी। ठीक है, तो ऐसे ये छोटे छोटे सेक्शन है, हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम, बर्ड केज प्रॉब्लम, ओके। अब रिजोल्यूशन के ऊपर आपको कुछ फोर्स आने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब रिजोल्यूशन का जो बीट है लैमिस थ्योरम, इसमें हम अप्लाई करते हैं, ओके। तो इस लैमिस थ्योरम पर कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, और लैमिस थ्योरम जैसे हो जाता है और फिर हमारा बहुत कुछ सेक्शन खत्म हो जाता है। फिर दो ही सेक्शन कल के लेक्चर में बचते हैं, एक रहेगा स्प्रिंग फोर्स और एक रहेगा सूडो फोर्स। दोनों भी हम एक एक लेक्चर में लेकर फिर हमारा पूरा बीट खत्म हो जाएगा, ओके। तो कल पहले लेक्चर में मतलब हम ये दो बीट्स को देखने वाले, सूडो फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। फिर ये दो बीट होने के बाद टॉपिक जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन, ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। सिर्फ इसके ऊपर हमें हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस लेना है, जो हम कल ही देखते हैं। कल लेक्चर मतलब सवेरे रह सकता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो अब लिखिएगा लैमिस थ्योरम और
लैमिस थ्योरम और हेडिंग दीजिएगा इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड लैमिस थ्योरम, ऐसे हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं हम। तो लिखिएगा अब लैमिस थ्योरम, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो देखिएगा अब फोर्सेस का इक्विलिब्रियम जैसे हमने अभी इस हॉट कार्ड प्रॉब्लम में देखा, तो समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई हमें करना पड़ता है। ओके, तो एफ एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन होता है और एफ वाई मतलब वर्टिकल फोर्सेस का समेशन रहेगा। ओके, तो ऐसा ये बीट रहेगा, इसी को समेशन ऑफ फोर्सेस कहा जाता है। इसके ऊपर डायरेक्टली मतलब हमें क्वेश्चंस लेने पड़ते हैं। ओके, कुछ ऐसा इसमें स्पेशल पार्ट नहीं है। इंक्लाइन डायरेक्शन में कुछ नंबर ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर एक्ट होते हैं और हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। ओके, तो देखते हैं हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। जैसे आपको अब दिया जाएगा, देखिएगा। ठीक है, पहले लैमिस थ्योरम में डिफाइन कर देता हूँ अभी, मतलब हमने देखा है तो अगर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस एक ही जगह पर अगर एक्ट होते हैं एक ही पॉइंट पर। ओके, कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब एक ही जगह से वो ओरिजिनेट होने वाले हैं। तो ये T1 रहेगा, ये T2 रहेगा और ये T3 रहेगा। ओके, तो T1 का अपोजिट एंगल अल्फा रहेगा, T2 का अपोजिट एंगल बीटा रहेगा और T3 का अपोजिट एंगल गामा रहेगा। इज इट ओके? सो अल्फा बीटा गामा ऐसे ये 3 मतलब कॉन्करेंट 3 एंगल से करस्पॉन्ड, मतलब अपोजिट एंगल से T1 फोर्स का अपोजिट एंगल अल्फा है, T2 का बीटा है और T3 का गामा है। ओके, तो अब देखिएगा इसका फाइनल आंसर हम कैसे निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम T1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू T2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू T3 बाय साइन गामा। इन तीनों का रेशियो हमेशा हम इक्वेट कर सकते हैं और जो भी अननोन रहेगा आपको इस इक्वेशन में आप इजीली उसे निकाल सकते हो। ओके, इसी को लैमिस थ्योरम कहा जाता है। तो लिखिएगा लैमिस थ्योरम का डायग्राम निकालो और ये इक्वेशन लिख दो। तो इतना ही लैमिस थ्योरम रहेगा। 3 कॉन्करेंट फोर्सेस अगर एक ही पॉइंट पर अगर एक्ट होते हैं तो फिर इन कॉन्करेंट फोर्सेस का और उनके जो एंगल्स रहने वाले हैं, ओके, तो इनके बीच में रिलेशन करने वाला ये थ्योरम रहता है। T1 बाय साइन अल्फा मतलब रिजोल्यूशन से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर लैमिस थ्योरम हम यूज कर पाते हैं तो थोड़ा काम आसान हो जाता है। ओके, तो याद रखिएगा इसे लैमिस थ्योरम कहा जाता है। और ऐसा ही एक और साइन रूल होता है। ओके, लैमिस थ्योरम का जैसे ये बीट है, लैमिस थ्योरम कॉन्करेंट फोर्सेस पर एप्लीकेबल है। 3 फोर्सेस अगर एक ही जगह से ओरिजिनेट होते हैं, इसके लिए आपको अल्फा बीटा गामा इनके वैल्यूज पता होने जरूरी है। ओके, आपको एंगल के एनालॉजी से ये वैल्यूज निकालने पड़ते हैं। इसके बाद साइन रूल रहेगा। साइन रूल अब क्या रहेगा, आप देखिएगा 3 अगर फोर्सेस कुछ ऐसे एक्ट होते हैं। ओके, एक क्लोज सिस्टम अगर फॉर्म करते हैं, 3 फोर्सेस मिलाकर अगर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, मतलब एक फोर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, पहला फोर्स जहाँ से एंड हो रहा है वहीं से दूसरा फोर्स स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये F2 रहेगा, ये F1 F3 रहेगा और ये F1 रहेगा। ओके, तो पहले फोर्स ने दूसरे फोर्स के साथ जो एंगल क्रिएट किया है वो गामा है। ओके, दूसरे फोर्स ने तीसरे फोर्स के साथ किया हुआ अल्फा है और तीसरे फोर्स ने पहले फोर्स के साथ क्रिएट किया हुआ एंगल बीटा अगर रहता है, तो फिर इस कंडीशन में अगर हम साइन रूल अप्लाई करते हैं तो फिर वो ऐसा होगा F1 बाय साइन अल्फा, F1 बाय साइन अल्फा F1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा इज इक्वल टू, मतलब ये तीनों भी रेशियोज इक्वल आएंगे, इसको साइन रूल कहा जाता है। ओके, ये ऐसे फोर्सेस पर एक्ट होता है जहां से मतलब पहला फोर्स जहां पर खत्म हो रहा है वहीं पर दूसरा फोर्स स्टार्ट होता है। ओके, दूसरा फोर्स जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से तीसरा फोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो फिर ऐसे सिस्टम में ये रूल लगाना है, साइन रूल। ओके, और लैमिस थ्योरम भी नथिंग बट सेम है, लेकिन लैमिस थ्योरम सिर्फ कॉन्करेंट फोर्सेस पर एप्लीकेबल। 3 फोर्सेस अगर एक ही जगह पर अप्लाई करते हैं
अगर ओरिजिनेट होते हैं तो फिर एट द टाइम हम ये रूल अप्लाई करते हैं। ओके, तो बस इतना ये बीट है। इसके ऊपर भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंक्लाइंड डायरेक्शन में कुछ सिस्टम रहता है और उस सिस्टम में आपको कोई अननोन टेंशन या फिर अननोन फोर्स हो तो वो हमें निकालने पड़ते हैं। तो देखते हैं हम वो भी। जस्ट 1 मिनट। तो लिखिएगा अब पहला क्वेश्चन इसके ऊपर, कैलकुलेट द टेंशन T1, T2 एंड T3 इन द मासलेस स्ट्रिंग। ओके, मासलेस स्ट्रिंग है दो और इसका डायग्राम दिया है कुछ ऐसा। ये एक फिक्स सपोर्ट है, ये एंगल 30 डिग्री दिया है और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है और यहाँ पर एक रस्सी के साथ एक टाई किया हुआ मास है और ये मास रहेगा 5 kg का। यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट है। यहाँ पर आप देखिएगा ये टेंशन T3 है इस स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T2 है और इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T1 है। ओके, तो निकालो आप T1, T2, T3 के वैल्यूज। ओके, सभी लैमिस थ्योरम को यूज करो या फिर रिजोल्यूशन करो, आपके ऊपर है, आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से कीजिएगा इसे सॉल्व। और मुझे जल्दी से आंसर बताओ T1, T2, T3 के आंसर्स क्या रहने वाले, सभी ट्राई कीजिएगा। सभी स्टूडेंट सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ क्या रहेगा। आगे किसी का आंसर देखो, T1, T2, T3 आपको निकालना है। देखो अब इसे अगर सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पर हमें एक वर्टिकल लाइन देना पड़ेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, ठीक है, देखते हैं हम वेरीफाई करते हैं आंसर्स को। ओके, ये अगर 60 डिग्री है ना तो ये भी 60 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। ये अगर 30 डिग्री है ना तो ये भी 30 डिग्री होगा। इज इट ओके? और एक वर्टिकल लाइन के बीच में आपको पता है 90 डिग्री एंगल होता है। ओके, तो इस वजह से ये 90 और वो ऊपर वाला 30, तो कंबाइन एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना बनने वाला है बच्चों? 120 डिग्री। इज इट ओके? लाइक दैट ये 60 डिग्री है और ये वर्टिकल लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो 60 प्लस 90 यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना बनने वाला है? 150 डिग्री। इज इट ओके? T1 के अपोजिट एंगल को हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं। ओके, ये T2 है तो T2 के अपोजिट एंगल को हम बीटा से इंडिकेट करते हैं। वैसे कुछ नहीं, सिंबल कुछ भी चेंज किया तो भी चलता है, लेकिन जो अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन का आपको एंगल लेना पड़ता है हमारा लेबिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जो रहेगा ऊपर वाला एंगल ये कितना आएगा बताओ। अल्फा का वैल्यू 150 है, बीटा का वैल्यू 120 है, तो अल्फा प्लस बीटा 270 हुआ, पूरा एंगल 360 होता है। तो 360 माइनस 270 अगर हम करते हैं तो आंसर बचेगा 90 डिग्री। इज इट ओके? तो इस वजह से T1 और T2 के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा और एक गामा आएगा। इज इट ओके? सो अल्फा बीटा गामा इसका वैल्यूज हमें मिल गया। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम अब इजीली लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। नीचे के डायरेक्शन में देखिएगा T3 है, तो T3 का वैल्यू डेफिनेटली 50 न्यूटन रहेगा। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट? उस ब्लॉक का जो वेट रहेगा वही टेंशन क्रिएट करेगा और ये इक्विलिब्रियम में होने के कारण T3 का वैल्यू आएगा 50 न्यूटन। ओके, यहाँ पर T2 रहेगा और यहाँ पर रहेगा T1। इज इट ओके? तो T1 और T2 के बीच में 90 डिग्री एंगल है
इसे हम गामा कह रहे हैं। T2 और T1 के बीच में 120 डिग्री एंगल है, ये हमारा बीटा रहेगा और अल्फा का वैल्यू है 150 डिग्री। ओके, तो T1 के अपोजिट है वो, तो T1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या रहेगा, अभी लैमिस थ्योरम अप्लाई करना इजी है। T1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू T2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू T3 बाय साइन गामा। ओके, T3 का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है हमें, दैट इज 50। ओके, और साइन गामा, गामा का वैल्यू 90 है, तो साइन 90, तो इसका आंसर आएगा 50। ओके, तो ये जो रेशो है T3 बाय साइन गामा, इसका वैल्यू 50 न्यूटन रहने वाला है। ओके, और ये वैल्यू आप किसी के भी साथ इक्वेट करो, T2 बाय साइन बीटा के साथ अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमें T2 का वैल्यू मिल जाएगा। T2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू 50 अगर हम इक्वेट करते हैं तो T2 का वैल्यू आएगा 50 साइन बीटा, और बीटा का वैल्यू आपको पता है कितना रहेगा, 120। तो 50 साइन 120। ओके, तो साइन 120 मतलब साइन 90 प्लस 30। ओके, और साइन 90 प्लस 30 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ओके, इस वजह से cos 30 मतलब ही साइन 120 आएगा, दैट इज √3/2। तो 50 इंटू √3/2 ये रहेगा आंसर T2 का, दैट इज वो आएगा 25√3। ओके, तो 25√3 न्यूटन ये रहेगा T2 का वैल्यू। ओके, T1 का वैल्यू क्या रहेगा आप देखिएगा, तो T1 बाय साइन अल्फा इसको हमें इक्वेट करना पड़ेगा फिर 50 के साथ, तो T1 का वैल्यू रहेगा 50 साइन अल्फा, तो 50 इंटू साइन 150। ओके, तो फिर साइन 150 का वैल्यू भी वैसे ही निकालना पड़ेगा, साइन 90 प्लस 60, तो फिर वो cos 60 आएगा, और cos 60 का वैल्यू आपको पता है हाफ होता है, इस वजह से ये आएगा 25 न्यूटन। तो T1 का वैल्यू 25 न्यूटन, T2 का वैल्यू 25√3 न्यूटन, और T3 का वैल्यू 50 न्यूटन। तो ऐसा ये फाइनल आंसर हमारा आने वाला है। इज इट ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया ये? किसी को कुछ दिक्कत इसमें? तो इस वजह से क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं रिजोल्यूशन पर। ओके, आइदर आप इसे रिजोल्यूशन से भी कर सकते हो या फिर लैमिस थ्योरम से भी कर सकते हो, आंसर तो एक ही आएगा। ओके, मेथड कोई भी आप यूज कीजिएगा। तो ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आपको रिजोल्यूशन पर पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ठीक है, आज हम यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर सभी बिट्स पर हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। पहले हम टॉपिक को एंड करते हैं थ्योरेटिकली। तो कल के लेक्चर में प्रोबेबली मैं सूडो फोर्स एक लेक्चर में और एक लेक्चर में स्प्रिंग फोर्स, ऐसे 2 लेक्चर्स हमारे रहेंगे। तो कल ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके अगले दिन हम इन सभी बिट्स पर अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तब तक सभी इस टॉपिक के जो फॉर्मूलेज है ना, अलग अलग जो सेक्शंस है, इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ और एक पेज पर लिख दो। ओके, बहुत सारे फॉर्मूलेज और बहुत सारे सेक्शंस है, हर सेक्शन का आपको बिट लिखकर उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज है उतने सबका कलेक्शन करना है, ताकि जब हम मंडे अगर इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा बिट समझ में आएगा। मंडे जो हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो बहुत ही हायर ऑर्डर के रहने वाले हैं और सभी बिट्स उसमें कवर रहेंगे स्टार्टिंग से, मतलब जहाँ से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, तो उन सभी बिट्स पर हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले। इज इट ओके? ठीक है, तो आज हम यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। थैंक यू।